नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए विशेष अभियान चला रही है। आज इसका 16वां संस्करण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नवयुवकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आज ये रोजगार मेला 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर लगा। सरकार का ये अभियान इस बात का प्रमाण देता है कि मोदी सरकार पूरे देश में सरकारी विभागों में खाली हुए पदों पर मिशन मोड में भर्ती कर रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 साल पहले का वो दिन याद है जब आज ही के दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों पर खास बातचीत की। अपनी सरकार में नेचर ऑफ जॉब के बदलाव पर भी प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि किस तरह बदली हुई परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। देश में आज स्टार्टअप की संख्या 1 लाख के पार है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के लिए पूंजीगत व्यय पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईपीएफओ के तहत 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनौपचारिक नौकरी मिली है। केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य के तहत आज 5वीं बार प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। भुवनेश्वर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लखनऊ में रोजगार मेले में हिस्सा लिया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में, साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। तमाम युवा नौकरी पाकर काफी खुश दिखे। भोपाल में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे युवाओं से बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने को कहा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तो गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजातियों के समुदायों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के गुजरात की हाल की यात्रा के अनुभव के बारे में पूछा, विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी की उनकी यात्रा के बारे में। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। दिन भर चले मंथन के बाद भी राज्य के मुखिया के नाम पर मोहर नहीं लग पाना नेतृत्व की असफलता को दिखाता है। इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2 प्रबल दावेदार दिल्ली में डटे हुए हैं। सिद्धारमैया जहां एक दिन पहले दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं, वहीं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग उनके इस्तीफे की अफवाह उड़ा रहे हैं। ये पूरी तरह बकवास है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उनके आवास पर नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मैराथन मंथन किया। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई के बीच 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के पहले चरण में 19 से 21 मई के बीच जापान के हिरोशिमा शहर में रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री G7 के कई सत्रों को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में 22 मई को पापुआ न्यू गिनी और तीसरे चरण में इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 मई के बीच ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, जहां वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा स्थित एक पटाखे की फैक्ट्री में हुआ। यह अवैध पटाखा फैक्ट्री सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर में चलाई जा रही थी। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच सीआईडी से कराने को कहा है। अवैध पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट की घटना की भाजपा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। भाजपा नेता इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता के शामिल होने की बात कह रहे हैं। केंद्रीय संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज उपभोक्ता सुरक्षा के मद्देनजर संचार साथी पोर्टल से 3 अहम सुधार किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार साथी पोर्टल के जरिए केंद्र ने एक कानूनी नियामक प्रणाली विकसित की है, जिसके जरिए चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक और निष्क्रिय किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार साथी पोर्टल के जरिए सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स को खरीदना और आसान हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री इस दौरान डिजिटल शासन और स्वच्छ ऊर्जा हितधारकों से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के दिल को जीत लिया है। 9 वर्ष में आज नॉर्थ ईस्ट हर प्रदेश जगमगा उठा है। एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों जावेद अहमद भट्ट और जहूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकवादी 21 मई 1990 को मीरवाइज की हत्या के बाद से फरार थे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला अदालत वाराणसी में पूरे परिसर की एएसआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने मांग की कि तथाकथित मस्जिद के पश्चिमी दीवार गुंबद की जांच हो। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने बताया कि कोर्ट ने 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि सारे परिसर की एएसआई की रिपोर्ट मांगना केस को विलंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण भारतीय फिल्म बनाने वाले लाइका प्रोडक्शंस यानी लाइका प्रोडक्शंस के ठिकानों पर छापेमारी की है। साल 2014 में सुभास्करन अली राजा ने यह कंपनी बनाई थी। सीबीआई ने बिहार के पटना और आरा में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी की है। सीबीआई के मुताबिक आरजेडी विधायक किरण देवी और पूर्व विधायक अरुण यादव से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता से जुड़े नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने नोएडा स्थित एक निजी समाचार चैनल के कमर्शियल हेड अरविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। अरविंद कुमार सिंह पर गोवा चुनाव के दौरान जून 2021 से जुलाई 2022 तक आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान संभाल रही कंपनी को हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपए देने के आरोप हैं। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा गलत तरीके से प्रवेश करने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी समुदाय अपनी जिम्मेदारी समझें। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मामले में एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की है, जो इस पूरे घटना की जांच करेगी। भारत यूरोपीय संघ एफटीए के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत यूरोपीय संघ और व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी। क्वाड संगठन के सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक 15 से 17 मई तक कैलिफोर्निया के सनी लैंड्स में शुरू हुई। भारत की ओर से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान बैठक में भाग ले रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पहले सत्र में प्रभावी भागीदारी के माध्यम से प्रतिरोध में भारत के विचार रखे। दिल्ली में आज यूपीएससी भवन में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मनोज सोनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में भक्तों ने बड़ा मंगलवार के अवसर पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता रमन सिंह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो खुद अवैध धंधा करे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार का मंत्री ही कहता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों की है, कमीशनखोरों की सरकार है। उन्होंने कहा कि आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हमने भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नवनियुक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से मुलाकात की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उसके शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में कहा कि अगले महीने में 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। जल्द ही ग्रुप डी में भी 12,000 से 15,000 भर्तियां की जाएंगी। हिजबुत तहरीर से संबंध रखने वाले 16 लोगों की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं उसकी जांच हो रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण और उसके बाद आतंकवादी गतिविधियों को शह देने के वे खिलाफ हैं। रोजगार मेले के अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में कहा कि भविष्य में राशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी करने की इच्छा है। जो सामान दिए जाते हैं उसे भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी और विजिबिलिटी में कमी आई और मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि मई के पहले पखवाड़े में हीट वेव की स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम गंभीर थी, जिसने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। दिल्ली के पुष्प विहार स्थित अमृता स्कूल को आज सुबह एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बम निरोधी दस्ते ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्ली मोड़ के पास टैंकर और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। टेम्पो में 11 लोग सवार थे। 2 व्यक्ति घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिनकी पदोन्नति पर उसने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए जुलाई में सूचीबद्ध किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकपा नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई 12 जुलाई तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की याचिका को खारिज कर दिया है। सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने वकील से हर रोज 1 घंटे मुलाकात की अनुमति मांगी थी। देश भर में 28 केस दर्ज होने के बाद भी उसने ये दलील दी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 413.24 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 61,932.47 अंक पर और निफ्टी 112.35 अंक की गिरावट के साथ 18,286.5 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबारी सेशन के दौरान बाजार में बिकवाली में ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेज बिकवाली दिखी। ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दोनों 0.15% की मामूली तेजी देखी गई और ये हरे निशान में बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.19% तेजी के साथ $71.30 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 0.18% की गिरावट के साथ $75.41 प्रति बैरल पर कारोबार करता रहा। यूरोप को ऑयल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल से ज्यादा यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। वायदा कारोबार में मंगलवार को सोना 220 रुपये गिरकर 60,807 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस दौरान चांदी का वायदा भाव 532 रुपये की गिरावट के साथ 72,870 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान के अमेरिकी डॉलर का बॉन्ड यील्ड 73 आधार अंक चढ़कर 106.37% पर पहुंच गया। ये उछाल पाकिस्तान के लिए विदेशी ऋण चुकाने को लेकर डिफॉल्ट का खतरा और बढ़ा सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि iOS के लिए फ़ोन लिंक अब सभी विंडोज़ 11 कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हैं, जिससे आईफोन यूजर्स को फ़ोन कॉल करने और रिसीव करने और अपने कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने और सीधे अपने विंडोज़ पीसी से फ़ोन नोटिफिकेशन देखने की सुविधा हासिल होगी। अमेजॉन इंडिया ने अपने क्लाउड डिवीज़न AWS के साथ पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन और HR और सपोर्ट वर्टिकल के लगभग 400 से 500 कर्मचारियों को निकाल दिया है। मेटा स्वामित्व वाला व्हाट्सएप macOS डिवाइस पर एक नया ग्रुप कॉलिंग फीचर शुरू कर रहा है, जो यूजर्स को चुनिंदा प्रतिभागियों के साथ ग्रुप कॉल करने की अनुमति देगा। चक्रवात मोका से हुए विनाश के बाद अब बांग्लादेश और म्यांमार में प्रभावित इलाकों में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से लेकर म्यांमार के रखाइन प्रांत तक चक्रवात के इलाकों में रहने वाले विस्थापित रोहिंग्या समुदाय के लोग तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। म्यांमार में सैन्य सरकार के नेता मिन आंग हलिंग ने चक्रवात प्रभावित सितवे का दौरा किया। उन्होंने नुकसान का आकलन किया और निवासियों को सहायता प्रदान की। इलाके में चक्रवात के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान यहां पर 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। म्यांमार सरकार ने कहा कि तूफान में 60 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बाहरी समाचार कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और राहत समूहों ने जमीनी सूत्रों का हवाला देते हुए मरने वालों की संख्या इससे अधिक होने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता अधिकारी चक्रवात के कारण विस्थापित लोगों को शिविरों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। तबाह होने वाली इमारतों में 850 से अधिक घर, 64 स्कूल, 14 स्वास्थ्य सुविधाएं और 7 संचार टावर शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जांच रिपोर्ट राहत का एहसास लेकर आई है। विशेष अभियोजक जॉन डरहम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के रिश्तों की जांच करते हुए FBI ने सबूतों के बजाय ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों पर जानकारियों पर ज्यादा भरोसा किया। सोमवार को जारी ये रिपोर्ट 4 साल के बाद जारी की गई है। 306 पन्नों की रिपोर्ट में विशेष अभियोजक जॉन डरहम ने निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन विभागों के पास जांच शुरू करने से पहले ट्रंप के अभियान और रूस के बीच मिलीभगत का कोई वास्तविक सबूत नहीं था। जांच में FBI पर आरोप लगाया गया है कि उसने इस जांच को अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील जांचों से अलग तरीके से करने का भी आरोप लगाया है। FBI के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्राप्त जानकारी के प्रति विश्लेषणात्मक दृढ़ता की गंभीर कमी दिखाई। खासतौर पर राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति जानकारी के संदर्भ में ऐसा किया गया। रिपोर्ट के बाद सवालों से घिरी FBI भी सफाई देने सामने आई। उसका कहना है कि उसने दर्जनों सुधारात्मक कदम पहले ही उठाए हैं जो लागू किए जा चुके हैं। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जनता डेमोक्रेट्स द्वारा शुरू किए गए और लंबे समय तक चले इस देशद्रोही नाटक का शिकार हुई है। FBI की ये रिपोर्ट ट्रंप को हमलावर होने का एक और मौका दे रही है। रूस ने राजधानी कीव पर फिर से हवाई हमले शुरू किए हैं। इस महीने में इस तरह का यह 8वां करारा हमला है। यूक्रेन एक ही रात में रूस के 6 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रात भर हुए हमले के दौरान हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली नष्ट हो गई है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन को जो 31 अब्राम टैंक देने का वादा किया है वे जर्मनी के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच गए हैं। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में भारतीय पैरा तैराक निरंजन मुकुंदन का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 2 रजत और कुल 6 पदक उन्होंने जीते हैं। गुलवीर सिंह आगामी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। HS प्रणॉय ताज़ा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचे हैं। पहली बार उन्होंने ये इतनी ऊंची रैंकिंग हासिल की है। अंडर 19 की दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता। जुलाई में होने वाले एशियाई युवा चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज सेमीफाइनल के दूसरे लेग में एक बार फिर इटालियन क्लब AC मिलान और इंटर मिलान आमने सामने होंगे। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग के शीर्ष 4 में पहुंचने में अपनी उम्मीदों को बरकरार रखते हुए लेस्टर सिटी को 3-0 से हराया है। इटालियन ओपन में बड़ा उलटफेर हुआ है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के दानिल मेदवेदेव इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने बर्नाबे जपाटा मिरालेस को शिकस्त दी। क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है।
रूस के आंद्रे रूबलेव ने एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिनो को सीधे सेटों में 7-6, 6-3 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया है। जर्मनी के यानिक हॉफमैन ने कड़े संघर्ष में मार्को सेचिनाटो को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया है। इटली के जैनिक सिनर ने रूस के अलेक्जेंडर शेवचेंको को हराकर इटालियन ओपन के अंतिम 16 में प्रवेश किया है। विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस में बनी द केरल स्टोरी ने महज 11 दिनों में 150 करोड़ क्लब के शामिल होने में सफलता पाई है। अभिनेता रणदीप हुड्डा की नई वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का ट्रेलर रिलीज किया गया है। साउथ फिल्म स्टार पंजाब वैष्णो तेज एक्शन ड्रामा फिल्म आदिकेशों का टीजर रिलीज हो गया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।